वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का विषय है रूस का विघटन। सोवियत संघ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी तेज़ी से इसकी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, एक विश्व शक्ति के रूप में, अमेरिका के समानांतर शक्ति के रूप में डेवलप होता है और 1991 में इसका विघटन हो जाता है। इन विघटनकारी शक्तियों का ही हम इस क्लास में पता लगाएंगे। इसके कौन कौन से कारण थे जिसके कारण रूस का विघटन हुआ। क्या ये 1945 में जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी की चरम परिणति थी इसका विघटन, या विश्व शक्तियों के आंख में खटक रही रूस की जो सर्वशक्तिशाली होने की जो एक ग्रो दिख रही थी, वो कारण था, या कोई और कारण था, या साम्यवादी व्यवस्था की जो जिस व्यवस्था के कारण ये ग्रो हुआ था उस व्यवस्था के रोकने की विश्व की परिणति थी। ये किन कारणों से रूस का विघटन हुआ उसको हम आज देखते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई समाज है, भारत का या विश्व का कोई भी समाज है, उसमें सबसे बड़ी जो धारणा होती है लोगों की कि समाज में कोई छोटा और कोई बड़ा ना हो, सब बराबर हों। एक तरफ खूब धनी ना हो, कोई इतना धनी ना हो जाए किसी खरीद सके, या एक तरफ कोई इतना गरीब ना हो जाए कि उसको अपने आप को बेचने पर मजबूर होना पड़े। लोगों में जो सत्ता की जो एक कंपटीशन होता सत्ता प्राप्त करने का, वो ना हो। सर्वहारा वर्ग ही अधिनायक हो, वही सत्ता चलाए, उसी की नीतियों का निर्माण हो, और वही उपभोक्ता हो, वही उत्पादक हो, दोनों वही हो। तो ऐसी व्यवस्था विश्व में एक सपने जैसी थी, और इस व्यवस्था को साकार किया 1917 में जब रूसी क्रांति होती है। 1917 की रूसी क्रांति जो होती है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक व्यवस्था रूस में डेवलप होती है जो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था डेवलप होती है। उस समाजवादी व्यवस्था ने, अभी हमने जो बताया, उस सपने को साकार किया। एक सर्वहारा अधिनायकवाद या अधिनायक, एक सर्वहारा जो वर्ग था, उस वर्ग के हाथ में सत्ता आती है, और एक क्रूर जारशाही, जो जारशाही निरंकुशता की चरम था, जारशाही वहाँ का आतंक का चरम था, उससे रूस को छुटकारा मिलता है। और 1945 के द्वितीय जो विश्व युद्ध में इसकी अपार क्षति होती है, उस अपार क्षति को इसने पूरा किया और विश्व शक्ति के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति विश्व में दर्ज कराई। लेकिन 1991 में इसका विघटन होता है। अब वो कारणों की पड़ताल हम करते हैं कि किन कारणों से इसका विघटन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि उसके पहले की घटनाएं क्या होती हैं। जब विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है उसके पहले की घटनाएं क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 मार्च 1985 को, 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने युवा शक्ति के द्वारा एक लेनिन के समाजवाद के आधार पर, लेनिन के समाजवादी व्यवस्था के आधार पर एक नए रूस के निर्माण करने की ठान ली। मिखाइल गोर्बाचोव ने एक नए समाजवादी व्यवस्था की, जो समाजवादी व्यवस्था उसमें चल रही थी, उस समाजवादी व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए उन्होंने एक लेनिनवादी समाज की व्यवस्था के लिए कमर कसी, और उन्होंने दो नीतियां लागू की। कौन कौन सी? पहली थी पेरेस्ट्रोइका और दूसरी थी ग्लासनोस्त। ये दो नीतियां लागू की। अब इसका मतलब मैं बता देता हूं। इस पेरेस्ट्रोइका मतलब होता पुनर्गठन, और ग्लासनोस्त मतलब होता खुलापन। हम जानते हैं कि जब 1945 का विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि ये यूरोप, चूँकि रूस का जो संगठन, रूस का जो स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से रूस शुरू हो जाता है, यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, या यहाँ से मान सकते हैं यहाँ से यूरोप शुरू होता है। ये इधर वाला पोर्शन एशिया में है, तो ये यूरोप का भी एक भाग है, एशिया का भी एक भाग है। और यूरोपीय राष्ट्र, मैक्सिमम यूरोपीय राष्ट्र अमेरिकी परस्त हैं, या कह सकते हैं कि अमेरिकी पूंजीवाद की व्यवस्था से संचालित हैं। और रूस क्या था? रूस समाजवादी व्यवस्था संचालित था। अब इसमें पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश थे, और पश्चिमी यूरोप के भी देशों में वो समाजवादी व्यवस्था का प्रसार करना चाहता था। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था था, वो हालांकि अटलांटिक के पार था,
लेकिन वो उसका यूरोप पे प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि फंडिंग उसी ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा तो यूरोप ने आपस में, लेकिन फंडिंग किसने की थी? अमेरिका ने। क्योंकि 1929 की जब आर्थिक मंदी हुई तो कोलैप्स हुई अमेरिका की अर्थव्यवस्था, लेकिन पूरा यूरोप, पूरा विश्व ध्वस्त हुआ, क्योंकि फंडिंग कहाँ से थी, या जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था चलाने वाला कौन था? अमेरिका था। 1945 में भी जब विश्व युद्ध हुआ तो एक जो जो वार्सा संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका जो कर्ता धर्ता था वो मुख्यतः अमेरिका ही था। 1945 के विश्व युद्ध में नागासाकी, हिरोशिमा पर बम गिराने वाला अमेरिका ही था, क्योंकि पूरे विश्व में उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था, पूरी यूरोप जो यहाँ से आगे था, यूरोपीय व्यवस्था उसी के अंतर्गत थी, और रूस समाजवादी व्यवस्था को प्रसारित करना चाहता था। ऐसे में जो 1945 में व्यवस्था हुई, 1945 में विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब इसका समाप्त होना ही एक नए विश्व के उदय का कारण बना। एक तो तृतीय विश्व युद्ध का उदय होता है, क्योंकि 1945 के बाद तमाम सारे देश स्वतंत्र होते हैं, तृतीय विश्व युद्ध का उदय होता है। लेकिन जो दो शक्तियों का, क्योंकि अमेरिका भी इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी समाजवादी व्यवस्था के साथ उदय होता है उसका, और तेज़ी से वो प्रगति करता है। और तेज़ी से प्रगति करने के बाद चूँकि परमाणु बम का आविष्कार हो चुका होता है, यहाँ पर रूस ने भी उसको बनाया और अमेरिका ने भी। अमेरिका ने तो गिराया ही। हम जानते हैं कि जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बम के द्वारा ही गिराने के बाद वो द्वितीय विश्व समाप्त होता है। तो दोनों देशों ने इन हथियारों की होड़ ज़बरदस्त चलती है लगातार। हर देश हथियार इकट्ठा करने में, परमाणु बम इकट्ठा करने में लगा रहता है। जो शीत युद्ध का तनाव था वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, और पूरा देश, पूरा विश्व एक क्या कहते हैं, अनदेखे तनाव में जीता है इस दौरान 1945 के बाद और रूस के विघटन होने के पहले। क्योंकि एक समाजवादी व्यवस्था रूस संभाले हुए था, दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका संभाले हुए था। दोनों की टकराहट में पूरा यूरोप था, पूरा लगभग यूरोप किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। अब ऐसे में पूरी व्यवस्था जो है और समूचा विश्व अलग अलग खेमों में बट गया था। पूरा विश्व लगभग खेमों में बट गया था। उसी में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन हुआ, उसमें कुछ देशों ने मिल करके, विशेषकर भारत उसमें अगुआ देशों में था, तो उसने एक ऐसा है कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सबके साथ रहेंगे। अपना, अब हमारा हित जहाँ पर है, जहाँ से हमें लाभ हो रहा है, जिन देशों के साथ हमारा संबंध, स्वतंत्रता का संबंध जो देश हमारे साथ स्वीकार करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास वहीं पर होता है। इस तनाव की स्थिति 1985 तक लगातार चलती है, और रूस एक कह सकते हैं कि एक अलग थलग अर्थव्यवस्था के रूप में तेज़ी से डेवलप करता है। वहाँ पर जारशाही ख़त्म होती है, और वहाँ के जारशाही का जो दमन देखे हुए जनता रहती है, मेहनतकश जनता रहती है, उन्हीं के संग्राम, उन्हीं की लड़ाई के फलस्वरूप जारशाही का अंत होता है, और उन्हीं लोगों को सत्ता प्राप्त होती है। उन्होंने त्याग और अपने बलिदान से ये सत्ता प्राप्त की थी, और उन्होंने त्याग और बलिदान के द्वारा ही, अपने त्याग के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा एक नए रूस के निर्माण की नींव रखी, और वो निरंतर प्रगति किया। रूस ने निरंतर उसी निर्माण के या उसी फाउंडेशन पे उसने प्रगति की, रूस ने। अब वहाँ पर कई चीज़ें हुई। एक तो विदेशी जो यूरोप के साथ संबंध थे, इसको उन्होंने सीमित किया। अमेरिका के साथ संबंधों को सीमित किया। जो अपने देश में लोगों के साथ धार्मिक आचरण की जो पाबंदी एक लगाई कि जिससे बाहरी जो हस्तक्षेप हो ना होने पाए, विदेशी संबंधों को उन्होंने सीमित किया और उसको कंट्रोल में रखा। अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया लोगों के साथ मिल करके, जनता के साथ मिल करके। चूँकि ये त्याग और मेहनतकश और उन्होंने जार का उत्पात और आतंक देखा था, तो उसके द्वारा उससे छुटकारा पा करके एक नई ऊर्जा के साथ इन लोगों ने लग करके एक नए रूस का निर्माण किया। लेकिन
जब 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने पुनर्गठन और खुलापन, मतलब अभी तक 1945 से 85 के बीच तक, चूँकि एक अलगाववादी नीति की तरफ रूस का झुकाव था और एक जो शीत युद्ध का तनाव था उसके बीच जी रहा था, इसलिए उसकी अपनी अर्थव्यवस्था एक सीमित डेवलप तो हुई खूब तेज, लेकिन संपर्कों के मतलब अपने स्वयं के वर्चस्व से वो डेवलप हुई। जैसे कह सकते हैं कि अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था से डेवलप हुई, बाहरी अर्थव्यवस्था से उसका प्रभाव कम था। तो ऐसे में जब पुनर्गठन और खुलापन दोनों नीतियां लागू हुई और इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव ने लागू कर दी जब, तो उसमें कई बदलाव आए। जैसे पुनर्गठन मतलब जो एक समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिनायकवाद था, सर्वहारा का अधिनायकवाद था। अधिनायकवाद तो था, निरंकुश शासन था, लेकिन सर्वहारा का था या लोगों का शासन था। उसमें उन्होंने ढील दी, बहुदलीय व्यवस्था की चुनाव के द्वारा चुने जाएं लोग, इस तरह से एक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी जो व्यवस्था इसमें लागू हुई, ये प्रवास और आव्रजन, विदेशों से जो संपर्क था अभी तक बहुत सीमित था, लोग बहुत लिमिटेड आ जा सकते थे यूरोपीय देशों के साथ या बाह्य देशों से संपर्क का। उन्होंने पुनर्गठन, जैसे विदेशी संपर्क को बढ़ावा दिया, आव्रजन को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके बाद सीमाओं में जो आवागमन, अभी तक तो उत्पादन नहीं होता था, इतना पर्याप्त उत्पादन होता था, लेकिन अब ज़रूरत थी कि उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, रूस की अर्थव्यवस्था को, तो उसके लिए उन्होंने सीमाओं में ढील दिया। जो राजनीतिक कैदी थे, बंद थे, उनको रिहा कर दिया गया और जो शीत युद्ध का तनाव था उसको शीत युद्ध के तनाव को कम किया गया, शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास किया गया। इसके लिए सबसे बड़ी जो बात की गई वो है शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ यूएसए के साथ एक समझौता किया गया। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो है 1945 से 85 के बीच में परमाणु बम को जखीरा लोगों ने इकट्ठा किया। उस परमाणु बम को छोटे या मध्यम दूरी के कम दूरी के परमाणु बम को नष्ट करने का प्रयास किया गया अमेरिका के साथ समझौता करके। तो इस तरह से कई चीज़ें लागू की गई। अब जो एक व्यवस्था थी रूस की, एक बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी, उसको ढील दिया गया, तेज़ी से ग्रो कर रहा था चूँकि, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से गोर्बाचोव ने लागू करने का प्रयास किया। लेकिन इसका जो नतीजा हुआ वो 25 दिसंबर, उस नतीजे के फलस्वरूप 25 दिसंबर 1985 को गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और 25 दिसंबर 1991 को और 26 दिसंबर 1991 को सर्वोच्च सोवियत ने या सोवियत व्यवस्थापिका ने या सर्वोच्च सोवियत ने जो वहाँ की रूस की सर्वोच्च व्यवस्थापिका थी, सर्वोच्च सोवियत थी, वहाँ की संसद थी, उसने रूस को 15 भागों में बांट दिया। रूस को 15 गणतंत्रों में विभक्त कर दिया। ये 15 गणतंत्र जो थे, ये रूस का नक्शा ये देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है। रूस, यूरोप, ये मॉस्को के पास से जो क्षेत्र था वो यूरोप में पड़ता है, और उधर वाला क्षेत्र साइबेरिया, उधर जो एशियाई क्षेत्र उसे रूस साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र पूरा एशिया में है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये पूरा रूस है और ये बाल्टिक राज्य हैं, ये 3 बाल्टिक राज्य हैं। एस्टोनिया ये है, लाटविया
लिथुआनिया, ये अलग हुए। बेलारूस अलग हुआ, ये रूस से सटा हुआ है। ये पोलैंड है, पोलैंड अलग राष्ट्र पहले से था, तो ये रूस का हिस्सा पहले भी नहीं था। इसके बाद यूक्रेन अलग हुआ, और मालडोवा ये इसके सटा हुआ है काला सागर से, तो ये मालडोवा अलग हुआ। मालडोवा और यूक्रेन। रोमानिया अलग देश पहले भी था। इसके बाद काला सागर से सटे हुए 3 देश थे, इसको काकेसस देश कहते हैं। ये हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये 3 देश कैस्पियन और काला सागर के बीच के 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके बाद कैस्पियन सागर से सटे देश थे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। 3 देश, ये है अरल सागर यहाँ पे, ये हैं। इसके बाद इससे सटे देश किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इन देशों में बांटा गया 15 देश, यानी एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इसके बाद आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। जितने तान हैं 59 में, और बाकी जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और इधर जो है अगर देखें तो मालडोवा के अलावा ये है बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन देशों में 15 और एक रूस, इन देशों में ये बट गया। अब लोगों की ये व्यवस्था, लोग बुद्धिजीवियों ने कहा, बुद्धिजीवी जो थे उनका एक प्रतिक्रिया थी कि जो मार्क्सवादी व्यवस्था पर एक देश स्थापित हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था ने ये प्रचार फैलाया, और उस वहाँ के बुद्धिजीवियों ने बताया कि मार्क्सवादी व्यवस्था कितनी बुरी है, क्योंकि उस पर स्थापित एक देश जो वहाँ की उसकी नीतियाँ इतनी अव्यावहारिक हैं कि रूस जैसा शक्तिशाली देश भी बिखर गया। उन्होंने बताया कि मार्क्सवादी व्यवस्था की वजह से ये देश बिखरा। मार्क्सवादी व्यवस्था के कारण, मार्क्सवादी व्यवस्था में हुई खामियों के कारण। किसके कारण? मार्क्सवादी व्यवस्था की खामियों के कारण यहाँ पर ये विघटन दिखाई दिया है। जो 15 देशों में बटा है रूस, वो मार्क्सवादी व्यवस्था की खामियों के कारण विघटन हुआ। और दूसरी जो धारणा थी, अब अगर इस पर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 1945 के बाद, 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 1991 तक, इन दिनों इस समय में, या 1917 कह सकते हैं, 1917 के बाद, 1917 जो रूसी क्रांति होती है, 1991 के बीच में रूस विश्व की महाशक्ति बनता है, विश्व की महाशक्ति बनता है। ठीक। अब इस महाशक्ति बनने में ये मार्क्सवादी व्यवस्था ही जिम्मेदार थी कि वो रूस से टक्कर ले सके। कोई देश ऐसा नहीं था जो इस स्तर की शक्ति अर्जित कर पाए कि रूस से वो टक्कर ले सके, लेकिन अमेरिका से टक्कर ले सके। लेकिन रूस ने इस व्यवस्था में, इसी मार्क्सवादी व्यवस्था में एक ऐसी शक्ति अर्जित की जो लगातार 75 वर्षों तक शीत युद्ध के द्वारा या पूरे विश्व की महाशक्ति के रूप में बना रहा। विघटन के बाद ही वो दूसरी महाशक्ति बना, लेकिन अमेरिका का वर्चस्व कायम होता है, लेकिन 1991 तक एक अमेरिका के समानांतर शक्ति के रूप में बना रहता है। दूसरा, अब क्या कारण है कि विघटन के, अभी हमने बताया कि विघटन का कारण इसमें बताया जाएगा, क्या विघटन क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका जो तर्क दिया जाता है कि क्यों मार्क्सवादी व्यवस्था में ऐसी क्या खामियां आ गई थी। विघटन तो हुआ ही, जाहिर सी बात है, और मार्क्सवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था ही रूस में समाजवादी व्यवस्था ही लागू थी, तो फिर विघटन क्यों हुआ। तो उसका जो सटीक तर्क दिया जाता है उसका ये है कि जैसे रूस की जो जनता ने 1917 में क्रांति की थी, उस क्रांति को करने में वहाँ के सर्वहारा वर्ग ने साथ दिया था, वहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, सब ने साथ दिया था। तो उन्होंने जार का एक, क्या कह सकते हैं कि आतंक देखा था, उन्होंने दंश सहा था, उसके अत्याचारों को देखा था और सहा था। तो ऐसे में एक जो उसके अंदर की जो उत्कंठा थी, इच्छा थी,
उन्होंने त्याग और बलिदान की भावना के द्वारा एक रूस का निर्माण किया था। लेकिन जब 25-30 साल बीत गया, दूसरी पीढ़ी ने सत्ता संभाली, तो उसने जार का शासन नहीं देखा था, उसने समाजवादी व्यवस्था ही देखी थी। और उस समाजवादी व्यवस्था में चूँकि उन्हें त्याग बलिदान की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें जो खामियां दिखीं, जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखीं, उन्हें समाजवादी व्यवस्था की ही दिखीं। जारशाही का आतंक उन्होंने नहीं देखा था, इससे इस व्यवस्था में भी उन्हें तमाम सारी खामियां नजर आईं। और दूसरी चीज़, वो एक सुविधाभोगी वर्ग हो गया। चूँकि एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आई, जो सर्वहारा का अधिनायकवाद था, उस अधिनायकवाद ने, उस अधिनायक तत्व ने भाई भतीजावाद का स्थान ले लिया। भाई जो सर्वहारा वर्ग का जो शीर्ष नेता था, वो तो अभी तक तो जुड़ा था लोगों से, वहीं से उठ के हो गया था, मजदूर वर्ग से ही, किसान वर्ग से ही उठ कर गया था। लेकिन जब वो उसकी दूसरी पीढ़ी आई, तो उसने सुविधाभोगी वर्ग के रूप में उस पीढ़ी अपने उत्तराधिकार को प्राप्त किया। और वहाँ पर उसने जो खामियां देखी, या मेहनतकश जनता की जो दूसरी पीढ़ी आई, उसने भी अधिनायकवाद को का भाई भतीजावाद जब देखा, तो उसे इससे घृणा हो गई। ऐसे में जब 15 राष्ट्रों में टूटा, तो कोई आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो इसमें पतन में सबसे बड़ी कारण थी, कि सबसे बड़ी चीज़ जैसे बाल्टिक राज्य हैं, ये सीमा पर हैं, इन राज्यों में लगातार विद्रोह होते रहते थे। इसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ की अलग जनजातियाँ थीं, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की नीति, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, सब कुछ अलग था। इन सबको ज़बरदस्ती मिलाया गया था, तो यहाँ पर अक्सर विद्रोह होते रहते थे। जैसे ही मौका मिला, यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गए, और इन्होंने पतन में जैसे ही उस व्यवस्था, जैसे कह सकते हैं कि ताक में रहते थे कि कैसे हम इससे अलग हों, तो यहाँ पर जो सीमावर्ती इसके राज्य थे, जो भी राज्य सीमावर्ती थे, उनके लिए ज़रूरी था वो उनके की सही नीतियों का एक स्वायत्त शासित प्रदेश के रूप में इनको डेवलप किया जाए। लेकिन ऐसा ना कर करके उन्हें जो रूस की जो अधिनायक तत्व या समाजवादी व्यवस्था थी, उसके कठोर नियंत्रण में नहीं रखा गया। और जब कठोर नियंत्रण में रखा गया, तो बगावत होना लाजमी था। तीसरी जो थी, अचानक गोर्बाचोफ अगर इसके जिम्मेदार माना जाए, तो गोर्बाचोफ ने 1985 में जो पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति लागू की, तो उस पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की नीति इतनी तेज़ी से, खुलापन और पुनर्गठन इतनी तेज़ी से लागू किया, बिना लोगों को विश्वास मिलिए, बिना लोगों को ट्रेन किए, बिना वहाँ की जनता को विश्वास मिलिए, उन्होंने इतनी तेज़ी से इसे लागू किया कि जो सामानों के दाम थे, महंगाई, अचानक खुली सीमा, देशों से संपर्क बढ़े, तो ऐसे में बाहर से जो संपर्क, अपने देश में ही जो उत्पादन होता था, उसी की डिमांड के अनुसार जो प्राइस निर्धारित होती थी। कोई सामान बाहर से आ गया, वो सस्ती हो गई। तो ऐसे में कोई सामान बाहर, यहाँ से लोग अच्छी कीमत पर बाहर सामान गया, तो यहाँ कमी हो गई। तो ऐसे में 200 गुना तक दाम बढ़ गए, 200 गुना तक दाम बढ़ गए। वस्तुओं के दाम 200 गुना तक बढ़ गए। ठीक, 70% तक अन्य वस्तुओं के दाम बढ़े, 70% तक लगभग सभी वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि हुई, सभी वस्तुओं के। इससे जो है अफरा तफरी मच गई, लगातार अफरा तफरी मची। और दूसरी जो एक और कारण था कि यूएसए, अमेरिका और यूरोपीय देश, लगातार पूंजीवादी व्यवस्था के जो हिमायती देश थे, वो लगातार चाह रहे थे कि रूस को किसी तरह से हस्तक्षेप में उलझाया जाए। ऐसे में रूस के साथ मिखाइल गोर्बाचोफ का जो समझौता था, कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र थे उनको नष्ट करना, छोटे परमाणु हथियारों को नष्ट करना, इस तरह की नीति लागू की गई। और उन्होंने इस व्यवस्था को रूस के विघटन में जो भी विघटनकारी शक्तियाँ थीं, उनको मदद की, उसकी मदद, और उन्होंने भरपूर सहयोग किया कि रूस को एक महाशक्ति के रूप में उसको तोड़ा जाए। और उस तोड़ने में इन शक्तियों का, अमेरिका का भी पूरी तरह से हाथ है। जो मौका तलाश रहे थे, उन्हें मौका मिल गया यहाँ पर। और दूसरी चीज़, जो रूस था, रूस में एक कह सकते हैं जो बाल्टिक राज्य, जैसे हमने बताया, बाल्टिक राज्य जैसे इस सीमावर्ती राज्य थे, इनमें जो विद्रोह होते रहते थे, इन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। जो महंगाई बढ़ी, जो इसका और सब चीज़ें दिक्कतें हुई, आव्रजन की नीति बढ़ने से, हस्तक्षेप रूस में या प्रवासी नीति में शिथिलता लाने से, जो हस्तक्षेप करने की जो संभावना अभी रुकी हुई थी,
बाहरी देशों का संपर्क नहीं था, उस संपर्क ने भी आकर के इन्हें रूस के विघटन में सहयोग किया। अब देखते हैं कि इसका विश्व या बाद के समय में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि रूस के विघटन के बाद रूस ने पुनः एक महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये स्पष्ट है कि रूस आज भी एक महाशक्ति के रूप में है, लेकिन वो स्थिति पुनः प्राप्त नहीं कर पाया। अब जो भी शासक आएगा उसे कुंठा जरूर रहेगी कि इस कुंठा को, या ये कुंठा रहेगी कि ये इतना बड़ा देश, इतने 14 देश इसके अलग जो हुए हैं, ये भी इसी के हिस्सा थे, और इन हिस्सों को वो नियंत्रण कौन कर रहा है? नियंत्रण करने का प्रयास अब यूएसए और अमेरिकी देश कर रहे हैं। हम रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से देख सकते हैं कि यूक्रेन में रूस का अटैक जो यूक्रेन में हुआ है, वो अटैक कितना भी वैश्विक जनमत या ग्लोबल शांति के लिए अच्छा ना हो, लेकिन उसके लिए अगर जिम्मेदार माना जाए तो यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका को ही माना जा सकता है, क्योंकि इनका लगातार हस्तक्षेप पूर्वी यूरोपीय देशों में, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव पूरी तरह से अभी भी यूएसएसआर का है, रूस का है, और रूस के प्रभाव को तोड़ने के लिए इन देशों में अगर सीधे सीधे हस्तक्षेप किया जाए तो रूस को भी धीरे धीरे कब्जे में लिया सकता है। क्या पूंजीवाद का प्रसार इधर, जहाँ से चीन, इधर बहुत बड़ी साम्यवादी व्यवस्था चीन है और अन्य देश हैं, तो उनमें साम्यवादी व्यवस्था के बजाय पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी नीति है कि ये रूस से जो टूटे हुए देश हैं, चूँकि ये सीमा बनाते हैं, देख लीजिए यहाँ से ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब सीमा बनाते हैं, ये सीमा पर ही है रूस के। इनको अगर कर लिया जाए तो रूस से सीधे हस्तक्षेप किया जा सकता है इन देशों के माध्यम से। इसीलिए नाटो में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, और तभी से अमेरिका का ये सब प्रयास रहा है कि इन देशों पर हस्तक्षेप करके, नाटो में सम्मिलित करके, या इन देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा करके सीधे सीधे बिना पटल पर आए, बिना स्वयं को अपने सामने, रूस के सामने रखे, ये व्यवस्था किया जाए। अब उसमें दो फायदे हुए। एक तो रूस का इरिटेशन बढ़ा और इसने यूक्रेन में हस्तक्षेप कर रहे देशों को, या यूक्रेन की जो सत्ता थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो मोह था पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका के प्रति, उससे क्रुद्ध होकर के यहाँ पर अटैक करना, इससे अन्य देश भी इसकी शिक्षा ले सके या अन्य देश को भी चेतावनी मिल सके। और दूसरा जो एक कुंठा थी, शीत युद्ध के बाद जो विघटन था, विघटन के बाद समूचे जो ये 14 देश थे, इन 14 देशों को रूस में शामिल करने की जो एक अंदर से जो उस समय राष्ट्रपतियों की वहाँ की इच्छा होती है, वो भी पूरा करने का ये एक उनको अवसर भी मिल सकता है, ये अवसर के रूप में देख सकते हैं, ताकि यूक्रेन के साथ और देशों पर अपना प्रभाव अगर पूरी तरह से ना मिला पाए तो अपने प्रभाव को बढ़ा करके एक तो पूंजीवादी व्यवस्था को रोकना, और इन देशों में अपने प्रभाव के द्वारा पुरानी जो एक लालसा थी, पिपासा है, उस पिपासा को शांत करना। तो रूस यूक्रेन युद्ध भी इसी विघटन से अगर देखा जाए तो रूस के विघटन से आप जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि रूस का विघटन ही आज के इस रूस यूक्रेन उसके बीच कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो है कहीं न कहीं रूस के विघटन में ही शामिल हैं, और उसके जिम्मेदार पूरी तरह से अमेरिका और यूरोपीय देश हैं। उसी जितना अगर रूस को जितना जिम्मेदार माना जाए, उतना ही जिम्मेदार हमें उन देशों को भी, अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी मानना होगा, क्योंकि दोनों ही देशों ने इस विघटन को भी जिम्मेदार, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस विघटन, रूस के 1991 के विघटन के लिए भी जिम्मेदार हैं, और आज के रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के लिए भी यही देश जिम्मेदार हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ मिला के ही देखा जाना चाहिए, अलग नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।